हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल्स के कंप्लीट वन शॉट की। बेहतरीन वन शॉट होने वाला है, आधा घंटे का वीडियो और मेटल और नॉन मेटल पूरा फिनिश विद नोट्स। मैं गारंटी देता हूं पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखिए, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जनरली अगर आपने टेबल्स देखी हो, 5th चैप्टर में टेबल थी, इस बार 5th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। अगर किसी के पास पुरानी बुक हो तो वहाँ देख सकते हो। 118 जो एलिमेंट्स हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ हम मेटलॉइड्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को बेसिकली यहाँ दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल कौन कौन से होते हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आपके क्या होते हैं? मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। और नॉन मेटल जितनी भी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, आपकी हीलियम, ये सब क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। क्लियर है? आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया मेटल्स और नॉन मेटल का। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले लस्टर। तो देखिए, लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस। तो मेटल हैव शाइनी सरफेस। आपको पता भी होगा जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी सरफेस शाइनी होती है। ठीक है, जबकि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी सरफेस के नहीं होते, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन एक्सेप्शन है। आयोडीन की सरफेस, आयोडीन जबकि नॉन मेटल है लेकिन उसकी सरफेस जो है वो कैसी होती है? लस्टर होती है, शाइनी होती है। ठीक है, एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो ध्यान से देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आती है लस्टर के बाद हार्डनेस। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम और लिथियम ये ऐसे मेटल्स होते हैं कि दे आर कट बाय नाइफ, आप चाकू से भी काट सकते हैं इनको। ठीक है, जबकि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है इन द अर्थ। ठीक है, नॉन मेटल है। क्लियर? इसके बाद स्टेट की बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जाते हैं, जबकि एक ऐसा मेटल भी है कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जिसको हम मरकरी बोलते हैं। क्लियर? एग्जिट एज अ सॉलिड्स एंड गैसियस। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बात करें कि कौन से नॉन मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं मरकरी एंड ब्रोमीन। क्लियर? इसके बाद मेलेबिलिटी। देखिए, मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी सबस्टेंस को शीट में कन्वर्ट कर सकें। शीट समझते हो? चद्दर में। ठीक है, जैसे टीन की शीट आती है, आपने देखा होगा, जिंक की शीट आती है, एल्यूमिनियम फॉयल आती है। ठीक है, खाना जिसमें रैप करते हैं हम लोग। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तभी आपने देखा होगा गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं उनकी जो ज्वेलरी है बहुत पतली तक आती है, देखते हैं 1 ग्राम तक, आधा ग्राम तक आती हैं। ठीक है, और उससे भी कम की आ सकती हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मतलब, अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, जिनके हम वायर बना सकें। तो जनरली हम मेटल्स की वायर बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल की कोई भी वायर नहीं बनती। सो दे आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टिविटी की बात करें, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर, कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, जबकि लेड, मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर इनमें भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इजीली करता है। ठीक है,
ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की जो निब होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, अगर आप उसको टच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो वहाँ आपको करंट लग सकता है, ठीक है। इसके बाद डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सब हो गया। इसके बाद डेंसिटी, ठीक है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हाईली डेंस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो उतना डेंस नहीं होते, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, आपके लो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद सोनोरस, सोनोरस का मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस करे। तो मेटल्स को जब भी आप पीटेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल की समझ में आ गई होंगी। इनमें से आपके क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में, प्लस आपको डायरेक्ट भी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, ठीक है, तो करके जाइएगा ये। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। नॉन मेटल मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन विद एयर, यानी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है यहाँ ऑक्सीजन से तो बना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इनके रिएक्शंस हैं, ठीक है, आसान है। इसके बाद द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद O2। जनरली जो मेटल्स होते हैं सब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी इनकी डिफरेंट होती है। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की क्षमता को बोलते हैं, ठीक है, पावर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम सो वाइगोरस। सोडियम और पोटेशियम इतने वाइगोरस होते हैं कि अगर इन्हें खुले में रखा जाए तो दे कैन कैच फायर, तो ये फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सीडेंटल, ठीक है। इसलिए हम इनको कैरोसिन में डुबो के रखते हैं क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, दे आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए हम इसको कैसे इमर्ज करके रखते हैं, कैरोसिन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। इसके बाद बात करते हैं सरफेसेस ऑफ MgAlZnPb, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है जिनको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब जिंक की लेयर क्यों चढ़ाई जाती है, देखिए जिंक जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके जिंक ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड का फ़ायदा क्या है, जिंक ऑक्साइड का फ़ायदा क्या है, जिंक ऑक्साइड का फ़ायदा ये है कि ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, जिससे आपका जो आयरन होता है वो कोरोड होने से बच जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये सब ऐसे मेटल्स हैं कि जो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्साइड की, इसके बाद ये कोरोड होने से बचा लेते हैं दूसरे मेटल्स को, ठीक है। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइगोरसली। देखिए आयरन जो है वो बर्न नहीं होता हीट करने पर, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, आयरन के टुकड़े, बर्न्स वाइगोरसली, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वैसे तो बर्न नहीं होता लेकिन काफ़ी दिनों बाद तक अगर ये खुले में पड़ा रहे तो एक परत जम जाती है इसके ऊपर, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। Au एंड Ag यानी गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते। इसीलिए तो देखा होगा काफ़ी सालों तक सिल्वर और जो गोल्ड है वो रखे रहते हैं, उन पर जंग नहीं लगती, कोरोड नहीं होते वो। वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो अंत तक देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो होता क्या, समझ लो पहले। देखिए जैसे एल्यूमिनियम है आपका ऑक्साइड, ठीक है, अगर ये एसिड से रिएक्ट करे, जैसे HCl से रिएक्ट कर रहा है, तब ये क्या बना रहा है, AlCl3 एंड H2O, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखिए बेस से रिएक्शन देखिए इसका, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये हमारा बेस, ठीक है। अभी भी ये क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो समझिए क्या लिखा है कि जब भी
ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाए और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाए, तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक और होता है जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये एसिड से रिएक्ट करें तब प्लस वाटर बनाएंगे, और अगर ये बेस से रिएक्ट करें तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। ठीक है, यानी अगर ये बेस से रिएक्ट करते हैं तो एसिड बन जाते हैं, और एसिड से रिएक्ट करें तो बेस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्लियर? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, देखिए हर मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो देखिए मेटल प्लस वाटर मिलके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर फर्दर मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जांपल Na+H2O, ठीक है, मिलके क्या बनाया है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, ये सब देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर? ये तीनों रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, और वो भी डाइल्यूट एसिड से। ये आप एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, कॉपर AgHg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एसिड और मेटल्स के हैं, जैसे देखिए Fe+2HCl, FeCl2+H2 गैस निकलेगी। ठीक है, यहाँ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम प्लस HCl से रिएक्ट करेगा MgCl2, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। ऐसे जिंक का रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, एक मेटल ले लेंगे और दूसरे का मेटल सॉल्ट ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, अगर ये मेटल रिएक्टिव है कौन सा A, तो ये इसमें से दूसरे जो मेटल है उनको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मेटल A ने यहाँ देखिए मेटल A का सॉल्यूशन मिला और मेटल B को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी भी लोअर मेटल सॉल्ट से क्या करता है, रिएक्ट करता है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिएक्टिविटीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये ऊपर के जो चार दिख रहे हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, मतलब कम रिएक्ट कर पाते हैं, और ये नीचे का जो पोर्शन है जिसमें ये सब दिए हुए हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और उनमें से भी ये दोनों तो रिएक्ट करते ही नहीं है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, देखिए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो के मतलब केदार, Na मतलब नाथ, केदारनाथ, Ca मतलब का, Mg मतलब ठीक है केदारनाथ का माली, Mg मतलब माली, आलू ज़रा फीके से, Sn भी होता है लेकिन कोई बात नहीं, फीके से पकाता है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। हाई कोर्ट है आप, AAP, PT भी होता है लास्ट में, जिसको हम प्लेटिनम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, हाई कोर्ट है आप, AAP यानी AGAUPT, आप AAP। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, हाई कोर्ट है आप। अगर इस तरह से याद करेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी कंबाइन होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड मतलब आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले
रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल। देखिए रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, आपको शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना चाहिए, 9th क्लास में है, 281। अब यहाँ लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1। तो देखिए ये हमेशा क्या चाहेगा? स्टेबल होना। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल देगा, यानी डोनेट कर देगा, ठीक है। तो सोडियम जब भी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? 2,8, यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी में? 8। यानी अब ये हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ठीक है। अब चूंकि इसने के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए इस पर आ गया एक प्लस चार्ज। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? Na+। अगर ऐसे ही हम Cl की बात करें, यहाँ देखिए Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को नेगेटिव आयन यानी कैटायन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यानी इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 2,8,8, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्यों ना सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ले और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ से NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुँच गया तो क्लोरीन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से सोडियम का ये डॉट दिख रहा है आपको, ये जो डॉट है ये वाला, यहाँ से ये डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका सोडियम का, ठीक है। तो देखिए इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास भी देखिए क्रॉस कितनी है? 7 और एक ये डॉट हो गए 8। तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब जैसे ही Na+ बना और Cl- बना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। इस तरह से होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की। तो जितने भी कंपाउंड आयंस के फॉर्मेशन से बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, जैसे MgCl2। अब MgCl2 में Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वहाँ Cl2 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में डोनेट करेगा तो एक क्लोरीन को तो करेगा नहीं, हाँ 2 क्लोरीन लगेंगे। तो 2 क्लोरीन क्या करेगा? मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है, किसकी? आयोनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम ने ट्रांसफर कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखिए फिजिकल नेचर, जनरली सॉलिड्स होते हैं। क्यों सॉलिड्स होते हैं? भाई आयंस का फॉर्मेशन हुआ है और आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और जब कोई चीज़ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है तो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होगी तो मतलब सॉलिड होगी, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको दूर दूर करने के लिए, ठीक है। इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। वाटर में सॉल्युबल होता है नमक, लेकिन अगर आप केरोसिन में मिला देंगे जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें ये नमक जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। फोर्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था में या फिर
एक्वस यानी अगर पानी में डाल दें नमक तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में है वो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं इनका: फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी अकरेंस ऑफ मेटल। आप मेटल को उनके मिनरल से या फिर ओर से कैसे अलग करेंगे। तो मेटल्स जनरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में। और मिनरल्स जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सके उसको हम ओर्स बोल देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेके बताते हैं। सबसे पहले मिनरल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर जनरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद ओर्स, minerals that contains very high percentage of particular metal and metal can be profitably extract from such minerals are called ore। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 2 मिनरल्स हैं, एक जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है, लेट्स सपोज। अब मैं इन दोनों से ही जिंक निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे मैं ईजिली निकाल सकता हूँ और कम कॉस्टली है, लेकिन इससे मैं उतना इजीली नहीं निकाल पाता हूँ और ये कॉस्टली भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कौन से वाले ओर का यूज़ करूँगा जिंक निकालने के लिए? ऑब्वियसली जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। तो इस को हम मिनरल्स ना बोल के क्या बोल देते हैं? ओर्स बोल देते हैं। क्लियर? अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनरल्स को सबसे पहले एनरिचमेंट। एनरिचमेंट मतलब उसकी साफ़ सफाई, मतलब नीचे से अर्थ क्रस्ट में से बहुत सारा मलबा, कीचड़, क्रस्ट, ये सब बहुत सारा गंदगी उसके साथ में जमा हो सकती है, उसको हम क्या करते हैं? एनरिच करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर उसमें से हम किसी न किसी प्रोसेस से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। यानी एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल मिलता है वो उतना प्योर नहीं होता, उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जब हम मेटल्स को किसी भी मिनरल या ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये चार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का, ठीक है। यहाँ से आप देखिए हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है मेटल को, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लो रिएक्टिव मेटल्स पे। लो रिएक्टिव मेटल्स को हम उनके ओर से कैसे अलग करते हैं? तो देखिए मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो जो मेटल्स होते हैं लो रिएक्टिविटी के वो सल्फाइड और फॉर्म्स में मिलते हैं जनरली, ठीक है। सल्फाइड और फॉर्म्स में मिलने पर हम उसकी करते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग भी समझेंगे क्या होता है। अब इतना समझ लो कि सल्फाइड से मेटल निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम रोस्टिंग बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक। इसके बाद हमें मेटल मिल गया, मेटल के बाद उसकी क्या कर लेंगे? हम रिफाइनिंग कर लेंगे। रिफाइनिंग करने के बाद हमारा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हमारे 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, कार्बोनेट फॉर्म्स में और हमारे सल्फाइड फॉर्म्स में, ठीक है। तो सल्फाइड फॉर्म्स की तो अगेन हम क्या कर लेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल, और कार्बोनेट फॉर्म को हम कैल्सिनेशन से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस से हमें मेटल मिला वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। इसके बाद हम उसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से उसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, इसके बाद उसको प्योर करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हिरार्की है, ये प्रोसेस है। इसके बाद बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को आप कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या किसी और प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अलग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और वो भी मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम मोल्टन फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हिरार्की है कि कैसे हम लो रिएक्टिविटी मेटल को, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को और हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो देखिए सबसे पहले होता है गैंग। गैंग मतलब जो भी मिनरल्स और निकलता है हमारा उसमें बहुत सारी गंदगी नहीं होती है जिसको हम गैंग बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद उसकी रोस्टिंग करेंगे या फिर कैल्सिनेशन करेंगे, यही प्रोसेस करते हैं। इसके बाद
एनरिचमेंट के बाद इसके बाद उसका क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अब जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो हमें मेटल मिला है वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा, उसका रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, मेटल को गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहले गैंग बेसिकली ओर में जो गंदगी होती है, कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटी, उसको हम ओर बोलते हैं, जैसे सैंड, सॉइल। ठीक है, रोस्टिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रॉगलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए, जब भी सल्फाइड ओर होता है उसको हम किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये ध्यान रखिएगा, रोस्टिंग होगी जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। अगर किसी भी सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन की या फिर कह सकते हैं एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो उसको प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जिंक सल्फाइड है, वो हम ऑक्सीजन की हेल्प से ही उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जबकि कैल्सिनेशन क्या होता है, ये कार्बोनेट ओर्स होते हैं और इनको हम विदाउट एनी ऑक्सीजन यानी विदाउट एनी एयर की प्रेजेंस में एब्सेंस में हीट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, या फिर कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जैसे ZnCO3 जब आप इसको हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन कर लेंगे। जैसे जिंक हमें मिल गया ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, फिर कार्बन से इसका रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, किससे, जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे इसकी रिफाइनिंग। देखिए, रिफाइनिंग भी बहुत ज़रूरी है। रिफाइनिंग मतलब अगर देखिए, अगर आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया और उसमें अभी भी गंदगी है तो वो किसी काम का है नहीं। ठीक है, कोई आपको ऑर्नामेंट बनाना है या किसी और चीज़ के लिए भी कॉपर मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मेटल का यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ यूज़ करेंगे तो आपको क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, उसमें हम सबसे पहले कॉपर की रिफाइनिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, एनोड। ठीक है, और कैथोड। तो यहाँ हमने ले लिया इम्प्योर कॉपर और यहाँ ले लिया हमने कैथोड पर प्योर कॉपर। प्योर कॉपर क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, इम्प्योर कॉपर से। तो देखिए, एनोड पर इम्प्योर कॉपर, ध्यान रखिएगा, जबकि कैथोड पर हम एक पतली स्ट्रिप लेंगे कॉपर की। अब ये मोटी आपको दिख रही होगी लेकिन ये पतली स्ट्रिप होती है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा लेंगे, जैसे कॉपर है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, रिफाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लें तो ज़्यादा अच्छा है। सॉल्ट जो लेंगे वो कॉपर सल्फेट का लेंगे। अब होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ऑन पासिंग द करेंट थ्रू इलेक्ट्रोड द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ से जो इम्प्योर मेटल होता है वो किस में घुलने लगता है, हमारे सॉल्यूशन में, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें डिजॉल्व होने लगता है। ठीक है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब जो कॉपर यहाँ इसमें डिजॉल्व हुआ है तो गंदगी तो धीरे धीरे यहाँ जमा होने लगती है, लेकिन जो कॉपर होता है वो इस प्योर मेटल की प्लेट पर डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम। वही मैंने बताया था कि जो इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ सेटल डाउन होने लग जाती है और जो प्योर मेटल होता है वो यहाँ पे आपके प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पर आपका जो प्योर आपने स्ट्रिप ली है कॉपर की वहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जो इम्प्योर मेटल होता है वो पतला होता जाता है, गंदगी नीचे जमा होती रहती है और जो कॉपर होता है वो यहाँ डिपॉजिट होता रहता है। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग की मदद से हम कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोरोजन। कोरोजन क्या मतलब होता है, कोरोजन मतलब मेटल्स का डिके होना, खराब होना। ठीक है, तो देखिए, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्चर और एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा घरों में लोहे के विंडो होती हैं या
आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे भी होते हैं तो उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, AgS, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ठीक है, ये बनता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो है वो फॉर्म होता है, सिल्वर ऑक्साइड बच्चे ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है। इसके बाद कॉपर रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट, और वो भी ग्रीन कलर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी 3 नंबर का आया यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आयरन अगर बहुत दिनों तक एयर और मॉइस्चर के संपर्क में रहे तो ब्राउनी कलर की एक लेयर जम जाती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो देखो प्रिवेंशन के लिए हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंगाइजेशन कर सकते हैं और मेकिंग अलॉय भी बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन पेपर में आता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिंग अ स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग अ जिंक। और जिंक की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिससे वो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता और आपका जो आयरन या स्टील है वो बच जाता है कोरोड होने से, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स, या तो 2 मेटल्स मिला लें या एक मेटल और एक नॉन मेटल मिला दें तो क्या बनता है, हमारा अलॉय बन जाता है। अलॉय जनरली रस्टिंग नहीं होती, कोरोड नहीं होते, ठीक है। जैसे आयरन मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इससे स्टील बन जाती है, ठीक है। स्टील देखिए आयरन और निकेल और क्रोमियम की मिला के बनती है, ठीक है। ब्रास बनता है हमारा कॉपर और जिंक को मिला के। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के। सोल्जर लेड और टिन को मिला के। अमलगम इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर कोई भी मेटल क्या हो, मरकरी हो, तो वो बन जाता है हमारा अमलगम। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके PDF नोट मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।